नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बिहार में आज से एनडीए सरकार, पटना में अब से कुछ देर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज सुबह इस्तीफा दिया और शाम होते होते एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 1 घंटे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम 5 बजे बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार बनेगी। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अपने आप में कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं उन्होंने, और जिसमें ये रिकॉर्ड भी है कि वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पिछले इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान यानी इस विधानसभा में भी नीतीश कुमार की ये तीसरी बार शपथ होगी। इस वक्त की लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए सरकार में बीजेपी के 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी लेंगे डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। इसके अलावा विजय सिन्हा भी डेप्यूटी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी बने हैं बीजेपी विधायक दल के नेता, भी उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं और दोनों ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद होगा ये। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं किस तरह से उन्हें फूलमाला पहनाई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है, जश्न मनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर देखिए बीजेपी के साथ आने से सरकार बन रही है एक बार फिर बीजेपी। बिहार में एनडीए सरकार, जी हां, एक बार फिर एनडीए सरकार बन रही है। सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम होने जा रहे हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। तो बता दें आपको, देखिए क्या बन रहे हैं समीकरण और किस किस को क्या का जगह दी गई है। सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम होंगे। बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं सम्राट चौधरी। 2021-22 में नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री थे और फिर नीतीश के खिलाफ उन्होंने बिगुल भी फूंका। ओबीसी और कोयरी समुदाय से आते हैं और इसी वजह से कहा यह भी जा रहा है कि कई और समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, जिस तरह से अभी फिलहाल शपथ ग्रहण हो रहा है। पिता उनके शकुनी चौधरी हैं जो बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम रहे हैं और अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा कौन है, आइए उनके बारे में भी बता देते हैं। विजय सिन्हा दूसरे डेप्यूटी सीएम होंगे, वो भी शपथ लेंगे आज शाम 5 बजे। अब से कुछ देर बाद बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष थे वो। पहले ये पद था उनके पास, हालांकि उसके बाद उन्हें ये नहीं दिया गया था, उससे हटा दिया गया था। 2020-22 में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, यानी इस कार्यकाल के दौरान वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और अब उन्हें डेप्यूटी सीएम के लिए चुना गया है। 2017 से 20 के बीच नीतीश सरकार में श्रम मंत्री भी थे। सरकारें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन पद अलग अलग मिल रहे हैं। भूमिहार समुदाय से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके जरिए भूमिहार समुदाय को भी साधने की कोशिश है। फिलहाल 8 लोग, यानी नीतीश कुमार के अलावा 8 लोग शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन जब बढ़ेगा ये दायरा और जब एक्सपेंशन होगा और लोगों को शामिल किया जाएगा तो और भी तमाम समीकरणों को साधा जाएगा। ऐसी तस्वीर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार हमें पल पल की खबर देख रहे हैं। बिहार में हमारे साथ मौजूद हैं रुपेश, पंकज और रजनीश, जो पल पल की जानकारी हमें लगातार देते रहे इस पूरी खबर से जुड़ी हुई सभी तमाम राजनीतिक समीकरण और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त बिहार में उस पर भी। लेकिन मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश जोशी जी मौजूद हैं, तो मेरे साथ राम कृपाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, अब बहुत समय नहीं बचा है, यानी अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, लेकिन ये जो तस्वीर साफ हुई है इसमें अब कहां पर आपको लग रहा है कि ये यहां से अब आगे सब कुछ बहुत स्मूथ सेलिंग है, या यहां पर इसके बाद जो एक्सपेंशन होगा उसमें किस तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, इसके जरिए भी क्या कुछ और संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के अलावा, और आपको जरा तस्वीरें हम दिखलवा देते हैं क्योंकि हम इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं। 8 कुर्सियां लगाई गई हैं मंत्रियों के लिए। वो कुर्सियों पर बैठने वाले चेहरे, नाम बदलते रहते हैं। हालांकि इस बार बहुत बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पिछली सरकार में जो प्रेम कुमार मंत्री नहीं थे वो प्रेम कुमार को मंत्री इस बार बनाया गया है। लेकिन एक चेहरा, एक कुर्सी है जो लगता है शाश्वत है। पिछले 18 वर्षों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी लगाई गई है लेकिन चेहरा उस पर वही होगा। 8 जो अन्य कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आरजेडी के साथ होते हैं या फिर बीजेपी के साथ हों, मुख्यमंत्री की कुर्सी वहीं पे रहती है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही रहता है। और बहुत कुछ स्मूथ इसलिए होगा
खास करके बंटवारे को लेकर के, क्योंकि बहुत शर्तें पहले तय कर ली गई हैं और इस बार भी बीजेपी अपर हैंड है और बीजेपी के शर्तों के अनुसार ही ये सरकार चलेगी। क्योंकि अब तक आप देखिए कि बीजेपी ने कहा कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ने कहा कि आप मेरे पास आइए, हमसे समर्थन मांगिए, तो संजय झा बीजेपी ऑफिस में गए, उन्होंने समर्थन मांगा या याचना की, वहाँ गए बीजेपी ऑफिस में। उसके बाद से वहाँ से बीजेपी के विधायक अपने विनोद तावड़े के साथ या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो अपने तमाम विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री आवास आए, तब मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, यहां पर समर्थन का पत्र दिया और यहां पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी ने कहा कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा और उस पर भी लगभग सहमति बन गई है, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ये भी मान लिया गया। यानी कि अब नीतीश कुमार बीजेपी की शर्तों पर, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की गाड़ी में बैठ करके निकले जरूर थे, लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी की गाड़ी पर सवार हैं, बीजेपी की नाव पर सवार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की ये बेचैनी थी या नीतीश कुमार चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी, इसी वजह से भाजपा ने अपने दरवाजे खोले हैं। लेकिन सबसे पहले मजबूरी नीतीश कुमार की है। ये मजबूती की सरकार होगी लेकिन मजबूरी की भी सरकार होगी और मजबूरी वश नीतीश कुमार आरजेडी का नाता छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए। बीजेपी की मजबूरी ये कि पिछले 16 महीनों में इन दोनों के बीच में क्या कुछ अदावत नहीं रही, उसके बावजूद बीजेपी ने अपने दरवाजे खिड़कियां सब खोलकर नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया, उनका स्वागत किया है, फिर से कर ली और दोनों की जरूरत भी थी और दोनों की मजबूरी भी किसी हद तक, और इस वजह से एक बार फिर साथ आए हैं। लेकिन ये कैसे बदलेगी पूरी परिस्थिति, उसके बारे में बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री बनेंगे। इसके अलावा विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी मंत्री बनेंगे। मांझी के बेटे संतोष सुमन को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जा रहा है, यानी वो भी शपथ लेने वाले हैं। निर्दलीय सुमित सिंह भी शपथ लेंगे। ये 8 लोग शपथ लेने वाले हैं अभी फिलहाल, जो अब से कुछ देर बाद, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और शपथ ग्रहण जैसे ही शुरू होगा उसकी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है और कौन कौन मंत्री बन रहा है, क्या कुछ है समीकरण, वो भी आइए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, विजेंद्र यादव जो हैं वो मंत्री बन रहे हैं, नीतीश के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं, इस वजह से उन्हें शामिल किया जा रहा है। इसके बाद अगला आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में ऊर्जा मंत्री थे विजेंद्र यादव, लेकिन सबसे बड़ा काम ये कि वो नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। 1990 में पहली बार सुपौल से विधायक बने थे विजेंद्र यादव। तमाम लोग जो आज शपथ ले रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगले विजय चौधरी हैं। देखिए, विजय चौधरी को महागठबंधन सरकार में वित्त मंत्री थे वो, लेकिन अब एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2015 और 20 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जेडीयू में भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं। इसके अलावा अगले संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे हैं और उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। उनकी तरफ से हालांकि 2 सीटों की मांग थी, महादलित समुदाय से आते हैं और उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है जो शपथ ग्रहण है। इसके बाद प्रेम कुमार जी जिनको शामिल किया जा रहा है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो मंत्री बनेंगे, यानी बीजेपी के कोटे से एक और शपथ। बीजेपी में पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है प्रेम कुमार और उनको शामिल किया गया इस शपथ ग्रहण में। लगातार 7वीं बार अपना चुनाव जीते हैं, यानी मजबूत और कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हें शामिल किया गया है। 30 साल से गया शहर से ही वो विधायक हैं, यानी एक लंबा राजनीतिक करियर है उनका है। इसके अलावा श्रवण कुमार नीतीश के करीबी जेडीयू के बड़े नेता हैं श्रवण कुमार, उनको शपथ ग्रहण में शामिल किया जा रहा है। महागठबंधन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे श्रवण कुमार। इसके अलावा नालंदा सीट से 7 बार वो विधायक रह चुके हैं। ये तमाम वो नेता हैं जो जेडीयू के बड़े और अहम नेता हैं। लेकिन सुमित कुमार सिंह, इनके बारे में जरूर ये कहा जा रहा था कि उनको शामिल किया गया है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इस पर चर्चा भी करेंगे। महागठबंधन सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे सुमित कुमार सिंह। चकाई सीट से निर्दलीय विधायक हैं। उनके पिता का भी एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। उनको भी शपथ ग्रहण में जगह दी गई है, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे, यानी शपथ लेंगे। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं रामकृपाल जी। लेकिन ये अभी तो झांकी है, यानी 8 लोग शपथ ले रहे हैं, इसमें भी ऐसा लगता है कि 3 बीजेपी के कोटे से, 3 जेडीयू से, एक हम के भी जो विधायक है उनको भी चुना गया है, इसके जीतनराम मांझी के बेटे को, और एक निर्दलीय को भी चुना गया है। यानी इसमें भी एक तरह का समीकरण साधने की कोशिश है। शपथ ग्रहण में भी जा रहे हैं नड्डा, तो उनके साथ भी वो सबको बुला रहे हैं, यानी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, कहीं से भी 1% का भी नुकसान ना हो। यानी बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है बिहार में। निश्चित रूप से बीजेपी की जहाँ तक उसका बस चलेगा
तो वो कोशिश करेगी कि सबको एक साथ लेकर के चले। और जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज की बात है फिर से एनडीए की सरकार, तो याद कीजिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जो मैंडेट था वो मैंडेट यही था। मेरा तो मानना है कि जब दो पार्टियां मिल करके गई थी जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, तीन पार्टियां जो भी उस समय था, तो अब तो नीतीश जी उसी राह पर फिर से लौट आए हैं। और देखिए इसमें बीजेपी का मेरा ये मानना है कि बीजेपी बिहार तो है ही निश्चित रूप से, जो अभी तक बीजेपी के सामने एक चुनौती थी इंडिया अलायंस की, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही थे। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी चाहे जितना भी वो आश्वस्त हो कि जीत जाएगी, फिर भी जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक चैन से नहीं बैठती है और अपनी ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है जी। देखिए 22 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे एक चीज का तो आभास सबको हो गया था, विपक्ष को भी, कि 24 की लड़ाई में मोदी को हटा पाना बहुत मुश्किल है। आपको सुनवाएंगे फिर कि तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हालांकि मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे हैं, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है, कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ में बैठे। आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों ने, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका तो खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए। पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज़्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। तो ये पहली प्रतिक्रिया थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 2-3 मुख्य बातें कही, आगे की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर हमला करने से बचते हुए भी दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, 2 बातें मुख्य तौर पर जो समझ में आई, एक, अभी खेल बाकी है, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर हमला करने से बचते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव, और अपने काम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आरजेडी पर जंगल राज स्थापित किया उन्होंने, ये आरोप लगता था। अभी खेल बाकी है कह रहे हैं, तो खेल क्या है जो बाकी है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कल से एक लाइन ले रखी है और आरजेडी की जो पुरानी छवि है उससे हटकर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 17 साल जो नीतीश और बीजेपी की सरकार के कामकाज थे और 17 महीने का जिसमें वो साथ में थे नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन उस वक्त नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने कहा साफ साफ कि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता जनार्दन है, हम जनता के पास जाएंगे। खेल बाकी का मतलब उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव ही असली कसौटी है, जहाँ पर परीक्षा होती है हम वहाँ जाएंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत है। यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तेजस्वी नहीं करना चाहते हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो विकास और काम, इस दोनों के नारे के साथ 17 साल बनाम 17 महीने के नारे पर चुनाव में उतरने का एक तरीके से ऐलान। पंकज, क्योंकि 2 मुख्य बातें, एक ये कि नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्या 2025 के लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं? दूसरा ये कि वो एक जो छवि थी आरजेडी की, उसके विपक्ष में ये एक दूसरी छवि सामने
सामने रखना चाहते हैं लोगों के कि देखिए वो जंगल राज की बात करते थे लेकिन हमने विकास की बात की, नौकरियां दी, और ये छवि लेकर वो लोगों के सामने जाना चाहते हैं? कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। जी पंकज, तो ये बयान तेजस्वी यादव का, यानी आगे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा था ना कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ जो बार बार लेवल चस्पा कर दिया जाता है, खास तौर से बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से भी, और जिस मामले में उनके पास जवाब देते नहीं बनता है वो है जंगल राज, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें, करप्शन, ये सारे वो इशूज हैं। और तेजस्वी यादव उसी से आगे निकल करके, पंकज आपको रोक रहे हैं, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी को भी देख सकते हैं, चिराग पासवान उनके साथ पहुंचे। ये पटना पहुंचने की तस्वीरें हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं। आगे आगे सम्राट चौधरी जो अब डिप्टी सीएम होंगे, जेपी नड्डा, उनके साथ चिराग पासवान भी पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद होने वाला है, उससे ठीक पहले पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी शामिल हो गई है, एनडीए की एक बार फिर सरकार बन रही है। 2 डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं आज बीजेपी के लिए। लेकिन एक और अहम मुद्दा ये कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए साथ साथ इस वक्त चिराग पासवान भी हैं। कुछ देर पहले जानकारी भी आई थी कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा है कि वो भी शामिल हो शपथ ग्रहण समारोह में, यानी सबको साथ लेकर पूरा कुनबा जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, और वो कोशिश यहां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। स्वागत करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी, चिराग पासवान पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट। अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होना है, शाम 5 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद ही होगा ये शपथ ग्रहण। उसके बाद पहली बैठक भी होगी कैबिनेट की। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, साथ ही चिराग पासवान पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा है कि वो भी शामिल हो, यानी सबको शामिल करने की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी की यही कोशिश होगी, और वो भी यहां दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए जैसे ही बिहार में नई सरकार बनने की सुगबुगाहट शुरू हुई और ये सामने आना शुरू हुआ कि नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं, तो जो तमाम दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेताओं से बीजेपी ने बात करना शुरू किया। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने गए थे, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, और इस तरीके से और जो दूसरे लोग, जीतन राम मांझी से लगातार बातचीत की जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा को जेपी नड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले फ़ोन किया है। तो कोशिश यही है कि गैर महागठबंधन जो पार्टियां हैं और जो अब एनडीए का हिस्सा हो चुकी हैं, लंबे समय से एनडीए में रही हैं, उन तमाम पार्टियों को वो एकजुट रखें, तमाम नेताओं को एक साथ रखें। और मैसेज यही है कि बिहार में लालू यादव और उनके सहयोगी दलों के अलावा जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, बीजेपी के साथ बनी हुई है, और यही मैसेज कहीं ना कहीं जेपी नड्डा बीजेपी की ओर से। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बता देते हैं रजनीश, बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। बिहार में बन रही है एनडीए सरकार पर चिराग पासवान ने भी बयान दिया। जरूरी नहीं कि हर सहमति से हम खुश हों, कहा चिराग पासवान ने, लेकिन बड़े लक्ष्य को साधने के लिए समर्थन है हमारा। राष्ट्रहित में लिए गए फैसले से मैं सहमत हूं, कहा चिराग पासवान ने। पीएम मोदी की वजह से मेरी सहमति है, यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कुछ होगा उसके लिए सहमति है। एनडीए की सरकार बन रही है, ये मुद्दा अहम है। क्या कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। ज़रूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हों तो हर फैसले से आप सहमत ही हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं,
देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। लेकिन चिराग पासवान ही नहीं, देखिए एक और प्रतिक्रिया सामने आई है विधायकों का। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि विधायकों का राजभवन पहुंचना शुरू हो गया है। विधायकों का पहुंचना शुरू, क्योंकि 5 बजे शपथ ग्रहण है। तमाम लोग जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो राजभवन पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे राजभवन। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना। विधायकों का भी अब पहुंचना शुरू हो चुका है। हमारे साथ राजेश जोशी जी बने हुए हैं। राजेश जी, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आपने सुनी। बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि सबको साथ रखा जाए, यानी पूरी तरह से एक तरफ अगर आरजेडी या कांग्रेस हो तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ वो तमाम छोटे दल उनके साथ मौजूद हैं, हर एक वोट प्रतिशत को जोड़ें ताकि वो उस लक्ष्य पर पहुंचे जिसका दावा किया जा रहा है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जितनी प्रैग्मेटिक है उतनी प्रैग्मेटिक और पार्टीज बहुत कम हैं। अब आप देखिए, कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उसका नेता किस कदर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेता है। चिराग पासवान का बयान आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो कहना है वही हम मानेंगे। ये बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं, बाकी सब कहते हैं। लेकिन अब आप विपक्ष में जाइए, विपक्ष में ऐसा कोई जनता के सामने, वोटर के सामने ऐसा कोई एक फेस नहीं है जिसकी बात बाकी सब लोग माने कि राहुल गांधी आज जो है यात्रा कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा कहने वाला कौन बचा हुआ है? अकेला आदमी राहुल गांधी। कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी में जब अटैक करते हैं, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी लेते हैं। और आप पूरे विपक्ष में देख लीजिए, कोई भी आरएसएस का नाम नहीं लेता बीजेपी के साथ। तो ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जाति को साध रही है बिहार में, क्योंकि बिहार जो है वो बगैर जातियों के आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा जो वितान है, जो शामियाना है, वो 22 जनवरी को अयोध्या में तान दिया गया है और उसका रंग भगवा है। इसको भांप लिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार दरअसल जो अपनी उनकी राजनीति है वो आत्म केंद्रित राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए विचारधारा और पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने अपनी पारी लगभग खेल लिए, 71-72 साल के हो गए हैं। अब उनको ये दिख रहा है कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए लौट के आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, उनकी वो अपनी भूमिका क्या केंद्र में देख रहे हैं, ये सब ओपन सवाल हैं। लेकिन उनकी जो राजनीति है, अब वो बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी को बिहार में स्प्रेड करना वो शायद अब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने तेजस्वी यादव का बयान देखा। तेजस्वी यादव हवा में नहीं बोल रहे हैं। उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव-गांव में उनका समर्थन है, उनका एक अच्छा क्रेडिबिलिटी है वहां पर। तो वो जो कह रहे हैं अभी अपने वोटर्स को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, और बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन, अभी मैं राम कृपाल जी से बात ही कर रहा था, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो सामने आए हैं। तो जो तेजस्वी यादव का बयान है, तेजस्वी यादव का जो इस वक्त ठहराव है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है जी। तो मतलब दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, पुराना बैगेज शेड करने के बारे में, यानी वो जंगल राज की छवि को छोड़कर विकास की बात करने की, नौकरियों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इमेज लेकर जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार आपके मुताबिक अपने बारे में सोच रहे हैं, सत्ता में कैसे बने रहें, कुर्सी पर कैसे बने रहें। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने की थी, राम कृपाल जी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जो तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि जेडीयू देखिए खत्म हो जाएगी। जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी लगातार बढ़ती रही है, जेडीयू उस तरह से नहीं बढ़ रही है, और यही उनके सामने चुनौती थी जिसकी वजह से वो अलग हुए थे, लेकिन अब फिर साथ में आए। देखिए, जैसा राजेश जी कह रहे थे, बिल्कुल मैंने भी तेजस्वी को आज सुना। मेरे लिए था कि शायद जैसे आरजेडी के लोग रिएक्ट करते हैं करें, बट बहुत एक सधे हुए राजनीतिज्ञ का बयान मुझे दिखाई पड़ा। जब किसी ने कहा कि फलाना ये कह रहे थे विधानसभा, उन्होंने कहा छोड़िए कौन किसको क्या कह रहा था, छोड़ दीजिए, आगे की राजनीति। तो बहुत सही बात है। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीति और जो भविष्य है, वहाँ पे दो पार्टियाँ अमूमन कई, वो एक है बीजेपी और दूसरी है आरजेडी। जेडीयू की भूमिका वही है जैसे दीवार और दरवाजे के बीच में कब्जा होता है,
वो कब्जा के बिना दरवाजा दीवार से नहीं अटकेगा। नीतीश जी भी ये जानते हैं कि जेडीयू जिस दौर में ये बना था जी, अब वो क्या है कि एक राजनीतिक जिस तरह से पुनर्गठन हो रहा है पूरे समाज में, वहाँ जेडीयू के लिए यही है कि जेडीयू किधर जाएगी। और देखिए नीतीश जी का बहुत लंबा सफ़र एनडीए के साथ रहा है। वो सहज ढंग से, वो भले लालू के साथ जाना उनका अपवाद रहा है जी, और वो ये उनकी कहते भी रहे हैं, राजनीति ही लालू के खिलाफ शुरू हुई थी। और वो ये कहते भी रहे हैं कि मेरा नेचुरल अलायंस है, मेरे लिए जो ज़्यादा बेहतर अलायंस रहता है वो बीजेपी के साथ रहता है, और लंबा समय तक वो साथ रहे भी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया। गठबंधन सही से नहीं चल रहा था, कहा था नीतीश कुमार ने। गठबंधन में काम नहीं हो रहा था, ये आरोप लगाया। वो काम नहीं कर रहे थे, ये भी कहा नीतीश कुमार ने। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी नीतीश कुमार ने, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नीतीश कुमार की तरफ से देखिए, जहां एक तरफ ये कहा गया, वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि हमने काम किया, हमने काम करवाया। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि देखिए वो थक चुके मुख्यमंत्री हैं, बहुत समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हमने उनसे काम करवाया है। कैसे बदला है नीतीश कुमार का मन, क्यों बदला, क्या बड़ी वजहें रही, आइए वो बताते हैं आपको। सितंबर 2023 से आरजेडी और जेडीयू में कड़वाहट बढ़ने लगी थी, इसके कई बार संकेत मिलते रहे। आरजेडी से तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग तेज होने लगी थी, यानी आरजेडी की तरफ से भी इस तरह की मांग उठ रही थी बार बार। जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से जेडीयू में टूट की खबरों के बीच लल्लन सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई, ऐसी क्योंकि तमाम जानकारी निकलकर सामने आई कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मकर संक्रांति पर लालू और नीतीश साथ होते हुए भी दूर दूर दिखाई दिए, साथ जरूर दिख रहे थे, तस्वीर जरूर साथ थी, लेकिन साथ नहीं थे। नीतीश ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए थे। नीतीश की तरफ से भी संकेत साफ थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर नीतीश ने प्रधानमंत्री को सराहा था, उनकी तारीफ की थी इस कदम के लिए। इसी मौके पर नीतीश ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा था, और वहीं से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी आरजेडी की। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश के लिए दरवाजे खुलने की बात की थी, क्योंकि ये दरवाजे अमित शाह की तरफ से पहले कहा गया था कि अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर कहा गया था कि अब दरवाजे खुल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार हमारी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राजभवन की, बिहार से, पटना से। यहीं पर अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होने वाला है। रुपेश, अब यहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, खास करके वो विधायक जो इस वक्त शपथ लेने वाले हैं, 8 विधायक यहां पर शपथ लेंगे। उसमें आप देखिए कि 2 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। विधायक इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही नीतीश सरकार में मंत्री थे, विजेंद्र यादव और संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन ने हालांकि इस्तीफा दे दिया था जब मांझी को इस गठबंधन से बाहर निकलना था, तो उसके पहले उन्होंने अपने मंत्री बेटे को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया था। वो दोनों आपको वहाँ इस वक्त दिख रहे होंगे। सबसे पहले पहुँचे हैं विजेंद्र यादव, उसके बाद से संतोष कुमार सुमन। और संतोष कुमार सुमन, बीच में उनकी छवि, उनका जेस्चर, उनका पहनावा कुछ अलग था, लेकिन इस वक्त देखिए कैसे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए प्रिंस सूट पहन करके पहुंचे हैं। विजेंद्र यादव जो नीतीश मंत्रिमंडल के वयोवृद्ध नेता, सबसे वरिष्ठ नेता, जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री को भाजपा कोटे से जिनको शपथ लेना है वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, या फिर तारकिशोर प्रसाद हो, या फिर मंगल पांडे हो। तारकिशोर प्रसाद जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे वो यहाँ पे पहुँच गए, मंगल पांडे भी मंत्री रहे थे, वो पहुँच गए हैं। और नंदकिशोर यादव, बहुत चर्चा है कि नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं, और भी कई यहाँ पर नेता, विधायक, पूर्व मंत्री आपको दिख रहे हैं। प्रमोद कुमार जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। राजकुमार सिंह भी दिख रहे हैं, जो इसके नीतीश मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से वो मंत्री रहे हैं। बिहार विधानसभा के जो पूर्व सभापति हैं अवधेश सिंह, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो तय समय है और प्रोटोकॉल है राजभवन का, राज्यपाल ठीक 5 बजे ये
शपथ ग्रहण जी, समारोह यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आमिर सुबहानी, रुपेश देखिए, जहां आप हमें राजभवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहां एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी, जो अब से कुछ देर बाद शपथ भी लेंगे, और साथ ही चिराग पासवान थे, ताकि, और देखिए बीजेपी के तमाम और वरिष्ठ नेता भी स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। राजीव प्रताप रूडी को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम और लोग वहां स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और अब राजभवन के लिए वो रवाना हो रहे हैं। पंकज, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि ये शपथ ग्रहण अब हो रहा है, ये सरकार अब बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए इंडिया मजबूत है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंडिया की मजबूती कहीं दिखाई दे रही है? देखिए, तेजस्वी यादव का भले ही ये वादा रहा हो, दावा रहा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, पहले तो थोड़ी सी मैं तस्वीर दिखाऊंगा राजभवन के सामने कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ हो गई है और फिर जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले हमने रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनको भी देखा है। अब हम वापस लौटते हैं उस मुद्दे पर। अगर पिछले कई चुनावों को देखें, खासतौर से जिस लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नया गठबंधन बना है, एनडीए में घर वापसी हुई है नीतीश कुमार की, तो अगर 2019 की बात कर लें या फिर उससे पहले 2014 में ही बात कर लें, तो अगर बीजेपी और जेडीयू का जो कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से, अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए 40 में से 39 सीटें इन सब ने पासवान की पार्टी के साथ मिलकर जीत ली थी। तो अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ग्राउंड पर अगर देखें वोट शेयर के हिसाब से, क्योंकि पिछले कई सालों से, दशकों से ये जो तीन बड़ी ताकतें हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, उनका वोट शेयर कमोबेश एक जैसा ही रहा है, थोड़े बहुत फर्क को छोड़ दें तो जो दो ताकतें जब मिल जाती हैं तो फिर वो मजबूत होती हैं। और हमेशा से लोकसभा चुनाव मोदी एक बड़े फैक्टर रहे हैं। तो ग्राउंड पर अगर हम देखें अभी आज की तारीख में, तो ये एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत दिखता है। और बीजेपी के सामने चुनौती भी थी कि बिहार में उसके पास इस तरह के फीडबैक मिल रहे थे कि वो अपेक्षित नतीजे नहीं उसके सामने मिल रहे थे सर्वे में, और इसीलिए नया गठबंधन हुआ है और एनडीए रही है बिहार में। जी हाँ पंकज, और इस बीच इसी पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने नीतीश के खिलाफ साजिश की, कहा केसी त्यागी ने। कांग्रेस नेतृत्व सभी को नीचा दिखाता है, ये आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हड़पना चाहा। कांग्रेस चाहती है कि वही राज करे, वही हड़प ले पूरा नेतृत्व। क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इस वजह से अलग हो रहे हैं, ये तर्क केसी त्यागी ने दिया।